नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पे। आज इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, जिसमें हम संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के कार्यकाल की अवधि कितनी है? तो वह पूछ रहा है, जो भारत के महान्यायवादी है, जिनके बारे में आर्टिकल 76 में बताया गया है, जिन्हें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो उनका जो कार्यकाल है उसकी अवधि कितनी है, वह यह पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 3 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। ठीक है दोस्तों, तो जो महान्यायवादी होता है इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। इसकी नियुक्ति इनकी नियुक्ति, जो महान्यायवादी है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, और यदि ये अपना त्यागपत्र देना चाहें तो भी यह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को याद रखना है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग क्या है? तो वह पूछ रहा है, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है वह क्या है? क्या वह एक न्यायिक निकाय है? क्या वह एक संवैधानिक निकाय है? क्या वह एक सांविधिक निकाय है या फिर एक पर्यवेक्षी निकाय है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय यानी जो संविधान द्वारा स्थापित हो। ठीक है दोस्तों, जो संविधान द्वारा स्थापित हो और जो अपनी शक्तियाँ सीधे संविधान से लेता हो, वो संवैधानिक निकाय कहलाएगा। ठीक है, और इसमें देखिए दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। सांविधिक निकाय क्या है? सांविधिक निकाय एक अलग चीज़ है। सांविधिक निकाय या इसे वैधानिक निकाय भी बोलते हैं। वैधानिक निकाय और सांविधिक निकाय एक ही चीज़ है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो सांविधिक निकाय या वैधानिक निकाय क्या है? ऐसे निकाय जो संसद या फिर किसी राज्य की विधानमंडल अधिनियम पारित करके जो स्थापित करती है, वे वो सांविधिक निकाय में आते हैं। ठीक है, जिन्हें वैधानिक निकाय भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है। संवैधानिक यानी जो सीधे संविधान से स्थापित होते हैं, और सांविधिक या फिर जिन्हें वैधानिक निकाय भी बोलते हैं, ये संसद या फिर किसी भी राज्य की विधानमंडल द्वारा जो अधिनियम जो जिन्हें एक्ट बोलते हैं, तो वो पारित करके जो स्थापित किए जाते हैं, वे सांविधिक निकाय है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को याद रखना है। सांविधिक निकाय यानी जैसे कि आपका हो गया NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, तो ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये एक सांविधिक निकाय, वैधानिक निकाय है। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो जो हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय, ठीक है, तो इसकी जो पहली महिला न्यायाधीश थी वह कौन थी? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, न्यायमूर्ति लीला सेठ, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा, न्यायमूर्ति फातिमा बीवी या फिर न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यायमूर्ति फातिमा बीवी जी। न्यायमूर्ति फातिमा बीवी जी 1989 बैच की है, और ये सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला है। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, न्यायमूर्ति फातिमा बीवी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों के समाधान पर किसके द्वारा निर्णय किया जाता है? तो राष्ट्रपति के जो चुनाव संबंधी जो विवाद हो जाते हैं, उसके जो समाधान पर जो निर्णय लिया जाता है वो कौन लेता है? तो संसद लेती है, राज्यसभा लेती है, भारत के महान्यायवादी लेते हैं या भारत के सर्वोच्च न्यायालय लेते हैं। तो राष्ट्रपति के जो चुनाव संबंधी विवाद हैं उस पे जो उसके जो समाधान पर निर्णय लेता है वो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो वह बोल रहा है, जो भारत के हमारे उपराष्ट्रपति हैं, यदि इन्हें हटाना है तो इसके लिए जो प्रस्ताव है वो सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, राज्यसभा, लोकसभा, संसद की संयुक्त बैठक या सदन के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्यसभा। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है वो राज्यसभा में किया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जो राष्ट्रपति हैं इनको जो शपथ है वह किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? हमारे जो देश के प्रेसिडेंट साहब हैं, इन्हें शपथ कौन दिलाता है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री,
भारत के उपराष्ट्रपति या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे जो राष्ट्रपति साहब हैं इनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति की जो शपथ से संबंधित अनुच्छेद है, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो इसको भी याद रखना है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की जो है शपथ के बारे में बताया गया है, और जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के भंग होने की स्थिति में कितने महीने के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 1 साल। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 महीने। पंचायत के भंग होने की स्थिति में 6 महीने के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है। देखिए एक चीज़ ये भी समझ लीजिए कि पंचायत भंग कब कब होती है। तो देखिए एक तो स्वतः भंग हो जाती है जब पंचायत का कार्यकाल, जो 5 वर्ष का पंचायत का कार्यकाल रहता है, जब यह पूरा हो जाता है तो यह स्वतः भंग हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। एक होता है अविश्वास प्रस्ताव पे, जब पंचायत के सदस्यों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। जब पंचायत के सदस्यों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित हो जाता है तो जो है पंचायत को भंग कर दिया जाता है। और तीसरा है एक और, राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार कुछ विशेष परिस्थितियों में पंचायत को भंग कर देती है जब पंचायत अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करती। ठीक है, तो ये कारण है पंचायत के भंग होने के, इन्हें भी आपने ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा 6 महीने। पंचायत के भंग होने की स्थिति के 6 महीने के भीतर जो है चुनाव कराना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के चुनावों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो जो पंचायत के चुनाव हैं जो इसका संचालन करते हैं ये किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं केंद्र सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग या फिर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंचायत के जो चुनाव का संचालन होता है वह राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, पंचायत के जो चुनाव का संचालन करता है वह राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बात की गई है? तो देखिए जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है इसके बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बात की गई है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, ये जनजाति आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। तो जो इसके बारे में बात की गई है वह की गई है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 क या अनुच्छेद 352। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 338 क में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात की गई है। ठीक है, और अनुच्छेद 338 क्या है? अनुच्छेद 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में बात करता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 338 क को जोड़ा गया है। ठीक है, जिसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बना है, और 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में बात करता है। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? तो देखिए जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो पंचायतों में जो अनुसूचित जाति है और जनजाति है इनके लिए जो सीटों का आरक्षण है वो प्रदान करता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 क, अनुच्छेद 243 ग या अनुच्छेद 243 घ। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 243 घ, या इसे अनुच्छेद 243 डी भी कहते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 243 घ यानी अनुच्छेद 243 डी में जो पंचायतों में अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण के बारे में बात करता है। ठीक है, इसमें और ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 243 में तो खैर परिभाषाएं हैं। ठीक है, पंचायत की परिभाषाएं के बारे में अनुच्छेद 243 क क्या कहता है? अनुच्छेद 243 क यानी कि अनुच्छेद 243 ए भी से कहेंगे तो ये ग्राम सभाओं के बारे में बात करता है, ग्राम सभाओं के बारे में बात करता है। और वहीं अनुच्छेद 243 ग
अनुच्छेद 243 ग पंचायतों के गठन की बात करता है। ठीक है, इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 243 घ पंचायत में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जो सीटों के आरक्षण के बारे में बात की गई है वो अनुच्छेद 243 घ में की गई है, यानी अनुच्छेद 243 डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कौन से संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिमंडल का आकार कुल लोकसभा के सदस्यों का 15% कर दिया गया है? तो जो संविधान संशोधन द्वारा जो मंत्रिमंडल का आकार है, तो जो कुल लोकसभा सदस्यों द्वारा जो 15% कर दिया गया है वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 92वें संविधान संशोधन 2004, 74वां संविधान संशोधन 1992, 21वां संविधान संशोधन 1967 या फिर 91वें संविधान संशोधन 2003। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो मंत्रिमंडल का आकार है वह लोकसभा के जो कुल सदस्य हैं, जो लोकसभा के कुल सदस्य हैं इनका जो है 15% होगा। ठीक है, तो जो मंत्रिपरिषद का जो आकार है, जो मंत्रिमंडल का आकार है वह जो लोकसभा के जो कुल सदस्य हैं उनका 15% होगा। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। और यह संशोधन कब किया गया? 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ठीक है, इसमें और ऑप्शन देख लेते हैं। 92वें संविधान संशोधन क्या है? 92वें संविधान संशोधन के तहत संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो भाषा को जोड़ा गया था। किसमें जोड़ा गया था? अनुसूची 8 में। पहले 14 भाषाएं थी, बाद में 8 भाषाएं और जुड़ी थी, तो टोटल 22 भाषाएं ये हो गई थी। इस चीज़ को आपने याद रखना है। 74वां संविधान संशोधन 1992 किस बारे में बात करता है? तो 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं के बारे में बात करता है। ठीक है, इन्हें भी आपने ध्यान रखना है, नगर पालिका। और 21वां संविधान संशोधन क्या है? 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जो हमारी अनुसूची 8 है इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। ठीक है, हमारी जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो मंत्रिमंडल का आकार होगा वो लोकसभा सदस्यों का कुल 15% होगा। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में बात करता है? तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की जो वीटो पावर मिली है उसके बारे में बात की गई है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 111 या अनुच्छेद 112। तो देखिए जो राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में बात की गई है वह की गई है अनुच्छेद 111 में। देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, तो अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में बात करता है। ठीक है, और ये वीटो पावर कई बार एग्जाम में पूछ लेता है एग्जामिनर, बताइए वीटो पावर किस भाषा का शब्द है? तो ये एक लैटिन शब्द है। ठीक है, वीटो एक लैटिन शब्द है, इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। और वीटो पावर के बारे में अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में बात की गई है। इसमें और ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 123 क्या कहता है? अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति के बारे में बात करता है। ठीक है, और अनुच्छेद 112 ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, ब से 12, ब से बजट। ठीक है, तो अनुच्छेद 112 बजट के बारे में बात करता है। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।